हेलो गाइस, वेलकम टू दी वीडियो। डीसी की प्लेइंग 12 बनाएंगे और ऐसा करके हम लोग ने सब आईपीएल की टीम जो रहेगी उनके प्लेइंग 12 बनाने वाले हैं। हम लोग ने मुंबई सीएसके आरसीबी का ऑलरेडी बना चुके हैं, तो वो भी वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। एंड अगर डीसी की बात करने जाए तो हर साल की तरह ये साल भी दिल्ली की जो टीम है वो बहुत तगड़ी है। एंड आई होप कि यार ये टीम फाइनल तो चलो जीते नहीं जीते वो थोड़ा लक का भी फैक्टर रहता है, बट एटलीस्ट इन लोग फाइनल तक तो आना चाहिए। दो मैं एमआई का सपोर्टर हूँ, मैं तो चाहता हूँ एमआई जीते, बट इन लोग एटलीस्ट फाइनल तक तो आना ही चाहिए क्योंकि इतने सारे ओपनर्स हैं इनके पास। आप किसको खिलाओगे, किसको ड्रॉप करोगे यार। चलो अपनी प्लेइंग 12 बना लेते। केएल राहुल से ओपन करना चाहिए इन लोग ने। गए साल इन्होंने केएल राहुल को ओपन करवाया फिर नीचे भेजा क्योंकि इनके पास नीचे ऐसे बैटर नहीं थे जो मैच फिनिश कर सके, प्रेशर सिचुएशन में खेल सके। सब यंग यंग बैटर थे, इसलिए इन लोग ने केएल राहुल को नीचे किया और केएल राहुल ने नीचे आगे ऊपर सब जगह रन मारे। एज अ ओपनर रन मारे, एज अ वन डाउनर रन मारे, उसके नीचे आए वहां पे भी इन्होंने रन मारे। बट ये टाइम डीसी ने केएल को ओपन ही करवाना चाहिए। और भाई ये बंदा इतना कंसिस्टेंट है ना, केएल राहुल का आप आईपीएल देखोगे ना तो ये नहीं बोलोगे कि केएल राहुल परफॉर्म करेगा कि नहीं। सवाल ये रहता है कि केएल राहुल ये सीजन 500 रन मारेगा या 600 रन मारेगा या 600 के ऊपर मारेगा। क्योंकि आप देखोगे, मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ, 2018 से लेके 2025 तक 8 में से 7 बार केएल राहुल ने 500 के ऊपर रन मारे, मिनिमम 500 रन मारे। 2018 में 650 रन मारे थे, उसके बाद 600 रन मारे, उसके बाद वापस 2020 में 650 रन मारे थे, 270 टू बी स्पेसिफिक, फिर वापस 226, 216, 520, 533। सोचो यार, कंटिन्यूसली ये बंदा इतना अच्छा परफॉर्म करता है। आप स्ट्राइक रेट मत देखो, हाँ स्ट्राइक रेट में भी 132, 135, 140 तक रहेगा, बट फिर भी यार इतना कंसिस्टेंटली खेलता है और अभी हाई स्ट्राइक रेट से भी खेलना स्टार्ट किया पिछले 2 आईपीएल से। बट यार एक चीज का केएल राहुल को बुरा लगेगा, इतना अच्छा आईपीएल खेलने के बाद भी इनको फ्रेंचाइजी ओनर के साथ डिनर करने का मौका नहीं मिलेगा। केएल राहुल के साथ दूसरा कोई ओपन करेगा तो मुझे लगता है पतुम निसंका। मैंने पतुम निसंका को इसलिए रखा है क्योंकि भाई इसका वर्ल्ड कप अच्छा था। इसने IL-20 में जो फोड़ा है, IL-20 में इसका एवरेज है 40 एंड इसका स्ट्राइक रेट है 186। सोचो। एंड वर्ल्ड कप में इसका एवरेज 35 एंड इसका स्ट्राइक रेट 147 है। मैं 147 स्ट्राइक रेट इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो वर्ल्ड कप के मैचेस पतुम निसंका ने खेले वो सब श्रीलंका पिचेस पे खेले, और आपने देखा ही कैसे पिचेस थे, स्लो पिचेस थे वहां पे। ऐसे 200, 190, 180 नहीं बन रहे थे, 220 और रन नहीं बन रहे थे, तो 147 का स्ट्राइक रेट वहां पे इट्स अ गुड स्ट्राइक रेट। एंड एवरेज भी अच्छा 35 का एवरेज है। T20 में 35 का एवरेज इज कंसिडर्ड टू बी गुड। आप बोल सकते हो कि पृथ्वी शॉ खेल सकता है या फिर करुण नायर खेल सकता है। पृथ्वी शॉ की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। जब ऑक्शन हो रहा था आईपीएल का 2026 का, तो पृथ्वी शॉ का नाम पहले राउंड में ही आ चुका था, बट किसी ने खरीदा नहीं। मतलब टीम्स को ये ऑप्शन रहता है कि अगर आप कोई प्लेयर को खरीदना नहीं चाहते हो एंड उसको राउंड 2 में आप पास ऑन कर सकते हो, तो वैसे पृथ्वी शॉ का नाम राउंड 2 में गया। राउंड 2 में कोई नहीं खरीदा, फिर वापस फ्रेंचाइजी ने वो पास ऑन किया राउंड 3 के लिए। फिर जब राउंड 3 में आया तो डीसी ने इनको मिनिमम बेस प्राइस पे खरीदा, किसी दूसरे ने ऑक्शन भी नहीं किया, किसी दूसरे फ्रेंचाइजी ने। और भाई पृथ्वी शॉ का ये वाला जो डोमेस्टिक था ये डिसेंट रहा है। एंड आई फील कि पृथ्वी शॉ है ना हंग्री है, ही हैज दैट हंगर कि भाई मुझे लो, मुझे खिलाओ, मैं दिखाता हूँ क्या हूँ। एंड अगर पृथ्वी शॉ को खेलने का मौका मिलेगा ना भाई, वी माइट सी अ गुड कमबैक स्टोरी। जैसे हम लोग ने ईशान किशन का देखा, संजू सैमसन का देखा, अभिषेक शर्मा का देखा फाइनल में, वी माइट सी वन मोर स्टोरी, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड जब पृथ्वी शॉ को राउंड 2 तक लिया नहीं था तो पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, इट इज ओके। पृथ्वी शॉ भी मान गए थे कि यार अभी मुझे नहीं खरीदेंगे, मुझे शायद ये आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिलेगा। बट राइट आफ्टर 20 मिनट्स जब वो थर्ड राउंड में आए, डीसी ने जब उनको खरीदा तो उन्होंने वो इट्स ओके की स्टोरी निकाल के डाला, फाइनली बैक होम। अक्षर पटेल के साथ वो फोटो डाला था उन्होंने, सेल्फी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई। मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ पृथ्वी शॉ को एंड पृथ्वी शॉ के लिए। एंड आई फील कि अगर कम हो पृथ्वी शॉ का तो मजा आ जाएगा। बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता नहीं कि प्लेइंग 12 में खिलाएंगे, डायरेक्टली स्टार्ट कराएंगे। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं करता है, समझो पतुम सिंह का परफॉर्म नहीं करता है, दूसरा कोई परफॉर्म नहीं करता है, तो शायद पृथ्वी शॉ को खेलने का मौका मिल सकता है। फिर तीसरे पे मेरे आएंगे अभिषेक पोरल। भाई अभिषेक पोरल ने तो डोमेस्टिक फोड़ दिया है, ये बंदा बहुत रन मार के आ रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक पोरल ने शायद मुस्तक अली ट्रॉफी जो 20 ओवर की डोमेस्टिक होती है वहां पे इसका एवरेज है 32, 175 के स्ट्राइक रेट पे रन मारे। स्ट्राइक रेट नोटिस करो सिर्फ आप। फिर विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर के मैचेस होती है उसमें इसका स्ट्राइक रेट है 126 और एवरेज है 60। मतलब आज सोचो यार, 60-60 का एवरेज रख रहे 50 ओवर में, खेल भी रहे 126 के स्ट्राइक रेट से। भाई ये बंदा डिजर्व करता है खेलना एंड ये तो खेलेगा ही। मोस्ट इंपोर्टेंटली ये इसलिए भी खेलेगा क्योंकि ऊपर के जो दो है वो राइटी है, केएल राहुल, पतुम निसंगा, एंड फिर ये आता है लेफ्ट हैंडर अभिषेक पुरेल, उसके बाद खेलेगा। फिर तीसरे के लिए है ना करुण नायर भी ऑप्शन है क्योंकि करुण नायर ने विजय हजारे में भी बहुत रन मारे हैं। दो सैयद मुस्तक अली ट्रॉफी में उसका स्ट्राइक रेट जो है वो कम है, बट विजय हजारे में जो 50 ओवर के मैचेस होते हैं वहां पे करुण नायर का जो एवरेज है वो बहुत अच्छा है, 66 का एवरेज है। भाई ये बंदा ऐसा है ना कि ये लंबा इनिंग्स खेल सकता है। स्ट्राइक रेट का थोड़ा बहुत इशू
इशू है, पिछला जो आईपीएल था वो खेला था, उसमें 2-3 मैचेस में परफॉर्मेंस भी दिया था, एमआई के अगेंस्ट परफॉर्मेंस दिया था। बट करुण नायर को मुझे लगता है अगर कोई नहीं खेलता है, जैसे पतुम निसंका नहीं खेलता है, पुरल नहीं खेलता है, तो शायद करुण नायर को खिला सकते हैं या फिर पृथ्वी शॉ को खिला सकते हैं। इन लोग दोनों तो खड़े ही रहेंगे बैट लेके घुसाने के लिए, घुसाने के लिए नहीं, बैट लेके बैटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। फिर चौथे पे आता है नीतीश राणा। भाई नीतीश राणा ने सबसे ज्यादा रन मारे डोमेस्टिक में, सोचो सबसे ज्यादा। भाई ये क्या टीम है यार, ये टीम ऐसी टीम है जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा क्रिकेट खेल के आई, अच्छी बैटिंग करके आई, और सब इंडियंस है। पतुम निसंका को भी अगर आपको नहीं खिलाना ओवरसीज प्लेयर, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन ऑफ करुण नायर और पृथ्वी शॉ। सोचो अभी अपन चौथे पे आए और फिर भी इंडियन बैटर खेल रहे हैं इनके। नीतीश राणा का मैं आपको डोमेस्टिक के रिकॉर्ड्स बताता हूँ। 50 ओवर जो डोमेस्टिक रहते हैं विजय हजारे के मैचेस, इसमें 42 का एवरेज है, 112 की स्ट्राइक रेट है, 112 की। डीपीएल जो दिल्ली प्रीमियर लीग रहती है, एंड मोस्ट ऑफ द दिल्ली प्रीमियर लीग के मैचेस जो दिल्ली का अभी का होम रहता है आईपीएल का, उसमें ही होते थे, और उसमें ये बंदे का एवरेज है 65 और स्ट्राइक रेट कितना है 181। और बाय द वे आप ऐसा मत सोचो कि यार ये दिल्ली प्रीमियर लीग है तो कौन ही खेलता होगा, सब बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं दिल्ली प्रीमियर लीग में, क्योंकि दिल्ली के पास प्लेयर्स ही उतने, सब अच्छे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं यहाँ पे। बाय द वे यहाँ पे खत्म नहीं होता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ये बंदे का एवरेज है 45 एंड स्ट्राइक रेट है 148 का। सोचो यार, नीतीश राणा ये सब रन्स मारने के बाद तो डिजर्व ही खेलता है 4 नंबर पे खेलने का। एंड इसके बाद भी नीतीश राणा 1-2 ओवर भी डाल सकते हैं स्पिन से, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली वो राइट हैंडेड ऑफ स्पिन डालते हैं, तो वो एक एडवांटेज होगा, क्योंकि अक्षर पटेल जो है वो लेफ्ट हैंडर है, वो लेग स्पिन डालेंगे। सो ये सब कंसिडर करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई नीतीश राणा डिजर्व करता है खेलना। फिर इसके बाद 5 नंबर पे आता है मेरा स्टब्स। भाई मैं स्टब्स को इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि एक फिनिशर इनको नीचे चाहिए, ताकि जो गेम फिनिश कर पाए। पिछले साल थोड़ा 19-20 हो गया था स्टब का, मुझे लग रहा है कि ये सीजन कर देगा। अभी 6 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा ये बहुत यूनिक ओपिनियन है, बायस्ड ओपिनियन है आप कह सकते हो। आपका ओपिनियन क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाय द वे यहाँ तक के लेके जो आपके प्लेयर्स आपको लगता है अरे ये प्लेयर नहीं खेलना चाहिए था, इसके जगह पे ये प्लेयर खेलना चाहिए था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। ऐसे सब टीम के ऊपर हम लोग प्लेइंग 12 बनाने वाले हैं, एंड ऑलरेडी जैसे मैंने कहा कि सीएसके, एमआई और आरसीबी का हम लोग ने ऑलरेडी बना चुके हैं। 6वें नंबर पे मैं रखूंगा समीर रिजवी को, क्योंकि भाई समीर रिजवी ने डोमेस्टिक में रन्स मारे, लंबे लंबे छक्के मारता है, हाई स्ट्राइक रेट से खेलता है। जो यूपी प्रीमियर लीग थी वहां पे समीर रिजवी ने 161 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है नीचे आके, जहां पे डेविड मिलर बैटिंग करता है, एंड इसका एवरेज भी 61 है। मतलब वहां पे आके इसने, मैं हाईलाइट्स ही देख रहा था, इसने बहुत सारे मैचेस फिनिश किए, क्रूशियल मैचेस फिनिश किए, एंड फर्स्ट इनिंग में रन्स भी मारे नीचे से आके। और पिछला जो आईपीएल था ज्यादा मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला, सिर्फ 4 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, 4 इनिंग्स में इसका एवरेज है 40 एंड स्ट्राइक रेट है 153। सोचो 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है इसका। विजय हजारे जो 50 ओवर्स के मैचेस होते हैं वहां पे भी इसका एवरेज 59 है, मतलब ऑलमोस्ट 60 है पकड़ो, और स्ट्राइक रेट 112 का। सोचो 50 ओवर के मैचेस में 100 के ऊपर का स्ट्राइक रेट, मतलब भाई हाई इंटेंट से ही बैटिंग करता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया ओवर डेविड मिलर। डेविड मिलर का मुझे ऐसा लगता है कि भाई घी खत्म हो गया, लास्ट जो मैच उसने इंडिया के अगेंस्ट अच्छा खेला वो खेला, पर उसके बाद भाई कुछ इतना खास परफॉर्मेंस उसका था नहीं, उसके बाद भी और उसके पहले भी। वो जो सुपर ओवर में 2 सुपर जो ओवर जो हुए थे फाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, वहां पे भी स्टब्स की वजह से जीते थे साउथ अफ्रीका। स्टब्स ने जो 1 बॉल 7 बाकी था वहां पे आके जो उसने 6 मारा, वहां पे गेम फिरा, नहीं तो वहां पे भी डेविड मिलर ने 1-2 डॉट बॉल खाई थी। तो मेरे हिसाब से तो डेविड मिलर अभी हो गया भाई, बुढ़ा हो गया। बट शायद आपको लगता होगा कि डेविड मिलर नहीं खेलना चाहिए प्लेइंग 12 में, तो कमेंट सेक्शन में बताओ आपका ओपिनियन। बट आई वुड चूज समीर रिजवी। फिर 7 पे आते हैं आशुतोष शर्मा। भाई आशुतोष शर्मा, इसका भी खत्म नहीं हुआ है, इसने जो पिछले आईपीएल में तोड़ा था, ओ हो 30 का एवरेज था, 160 की स्ट्राइक रेट थी। भाई सोचो नीचे से आके ये बंदा 160 की स्ट्राइक रेट से मार रहा है, और इसने 1-2 मैचेस जितवाए भी थे, 1-2 मैचेस क्लोज भी लाए थे। तो आशुतोष शर्मा तो भाई फिनिशर, एज अ फिनिशर रहेगा ही। फिर 8 नंबर पे इनके आते हैं अक्षर पटेल। ओ भाई जो इंडिया वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है उसका 8 नंबर, ये फ्रेंचाइजी का 8 नंबर है। सोचो अक्षर पटेल भाई प्रॉपर 3 डायमेंशनल प्लेयर है, वो वाले 3 डायमेंशनल प्लेयर जैसा नहीं, लिटरली 3 डायमेंशनल प्लेयर है। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, पावर प्ले में बॉलिंग कर सकता है, मिडल ऑर्डर में जब टीम फंसी हो वहां पे बैटिंग कर सकता है, मैच अगर फिनिश करनी हो नीचे वो बैटिंग कर सकता है। भाई अक्षर पटेल को अभी एज अ कैप्टन, एज अ लीडर खेलना पड़ेगा, एंड जहां जहां पे मैच फंसी हो, डिफिकल्ट काम अक्षर पटेल को ये आईपीएल करना पड़ेगा और मैच जितवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं आकिब भाई, आकिब दार भाई आप ऐसे बोल सकते हो, कश्मीर ने जो डेब्यू रणजी जीती, अपनी पहली बार जो रणजी जीती, वो जीतने के लिए आकिब दार का बहुत क्रूशल रोल था, ऐसा आप बोल सकते हो। आकिब दार ने क्वार्टर फाइनल में 5 लिया था, सेमीफाइनल में, फाइनल में 5 लिया था। आप सोचो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था आकिब दार का, और नीचे से आके बैट से रन भी मारते हैं। सोचो यार इनके पास 9 पे ऐसा प्लेयर है, ऐसा बॉलर है जो ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, बैट से रन मार लेता है, बैट घुमा लेता है। और 9 पे भी नहीं, 10 पे
भाई 10 पे मिचेल स्टार्क आता है इनका, 10 पे इनका बॉलर ऐसा है जो 6 बॉल में 2 बॉल तो 6 मार ही सकता है, बैट घुमा सकता है, लगी तो लगी। इसका घी अब तक नहीं खत्म हो रहा है मिचेल स्टार्क का भाई। इसके जो साथ वाले बंदे थे, पैट कमिंग्स इंजर्ड अनअवेलेबल हो गए, पता नहीं। जॉस हेजलवुड अगेन, ऑस्ट्रेलिया ने अब तक बताया नहीं है कि भाई वो फिट है कि नहीं, खेल सकते हैं कि नहीं, तक तो चांसेस है कि वो नहीं खेलेंगे या फिर कम मैचेस खेलेंगे। सोचो इसके साथ वाले बंदे ऐसा और ये बंदा अब तक खेल रहा है और टॉप खेल रहा है भाई। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये आईपीएल भी ये टॉप खेलेगा, क्योंकि बिग बैश में 5 इनिंग्स में इसने 10 विकेट लिए 8 की इकोनॉमी से, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही कर सकता है ये आईपीएल में आएगा तब। और फिर सोचो 11 में इसके आते हैं कुलदीप यादव और 12 पे इंगिडी, भाई सब इनके पास विकेट टेकर है। लुंगी इंगिडी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर सकते हैं, स्लोवर डिलीवरी में इंडिया को एक्सपोज कर दिया था वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज को एक्सपोज कर दिया था वर्ल्ड कप में भाई, स्लोवर डिलीवरी से इतना तकलीफ दिया था इसने अपने को। लुंगी इंगिडी विकेट निकाल सकते हैं, इकोनॉमिकल डाल सकते हैं। कुलदीप यादव विकेट टेकर है इनका, मिचेल स्टार्क विकेट टेकर है, आकिब दार विकेट टेकर है, अक्षर पटेल हो गया भाई, चुपके से बॉलिंग डाल कम इकोनॉमी में अपना काम करके जाएंगे भाई। इनकी बॉलिंग, इनकी बैटिंग, इनकी फिनिशिंग सब तगड़ी है। फिनिशिंग में 19-20 है, फिनिशिंग पे मैंने बहुत ज्यादा रिलाई किया, स्टंप पे, आशुतोष शर्मा पे और समीर रिजवी पे। समीर रिजवी भी यंग है, आशुतोष शर्मा को भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, हालांकि इंडिया ए के लिए खेला था उसने, इंडिया राइजिंग सुपरस्टार जो थी वहां पे जाके उसने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया था, तो है एक्सपीरियंस है, बट ऐसा बाकी लोगों की तरह नहीं, जैसे एमआई के पास हो गया हार्दिक पांड्या है या फिर कॉर्बिन बॉश है या फिर उनके पास रुदरफर्ड है, वैसा नहीं है। बट ऐसा है कि मैच जीता सकते हैं, थोड़ा इनको खुद से एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बट भाई इनकी बॉलिंग, इनकी डेथ बॉलिंग हो गई, फिर इनकी नए बॉल से बॉलिंग हो गई, फिर इनकी जो पावर प्ले में बैटिंग हो गई, सब तगड़ी है। सोचो यार ये ऐसी टीम है जहाँ पे मुकेश कुमार की जगह नहीं बनती। अगर कोई दूसरे टीम में मुकेश कुमार रहते तो उनके प्लेइंग 12 का पार्ट रहते मुकेश कुमार। टी नटराजन की जगह नहीं बन रही है, एंड मैंने मुकेश कुमार, टी नटराजन को इसलिए नहीं लिया है और आकिब दार को इसलिए लिया क्योंकि भाई आकिब दार ने डोमेस्टिक में गजब किया है, रेड बॉल में गजब करके आया हो, एंड सिर्फ रेड बॉल में नहीं, व्हाइट बॉल में भी गजब करके आया है। उसके कंपैरिजन में नटराजन, मुकेश कुमार ने इतना नहीं किया, इसकी वजह से वो बेंच पे। बट अगर आखिरदार का 19-20 होता है जैसे अपन ने विजुअलाइज किया या फिर अपन ने जैसे सोचा है कि ये करके देगा, वैसा अगर उसका परफॉर्मेंस नहीं रहता तो एनीवेज नटराजन, मुकेश कुमार तो है ही, दोनों में से एक रिप्लेस कर देगा। बट मैं ज्यादा बैंक कर रहा हूँ समीर रिजवी पे, आशुतोष शर्मा पे, कि भाई नीचे से आके इन लोग मैच फिनिश कर देंगे। मतलब अगर 10 बॉल में 25-26 रन चाहिए तो इन लोग फिनिश करके दे रहे हैं, या फिर अगर पहली बैटिंग कर रहे हैं तो 12 बॉल में 22-23 रन मार रहे हैं पहले बैटिंग में। तो ये सब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन लोग करके दे। बाकी ये थी दिल्ली की प्लेइंग 12। दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आ रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जो अपने दिल्ली के फैंस है, आपके दोस्त, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, एंड प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।